नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज क्या 3 विषय हम लोग करेंगे उस पे चर्चा कर लें। पहला, विनोद राय को झूठ बोलकर क्या मिला। दूसरा, क्या पश्चिम बंगाल में मिली हार की खींच अल्पन बंदोपाध्याय पर निकाली जा रही है। और तीसरा, क्या धर्म के आधार पर बढ़ जाएगा बॉलीवुड। मैं इसके आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे फिर से एक आग्रह, हमारे वीडियो को आपको अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि और लोगों को इसको सुनना चाहिए तो इसको थोड़ा शेयर कर लीजिए, लोगों तक जरा पहुंचा दीजिए। और आर्थिक मदद की बात मैं बार बार कहता रहता हूं, जो भी आपकी तरफ से मेंबरशिप का सहयोग मिल जाए, मेंबर बन जाइए। पर मंथ उसका एक कुछ छोटा सा पैसा देना होता है, या वन टाइम हमारा मदद कर देंगे तो वो भी हमें इस चैनल को इंडिपेंडेंटली अच्छे ढंग से चलाने में मदद करेगा। अब आज शुरू करते हैं अपनी बात। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। ये आपने देख लिया, प्रधानमंत्री जी ने ये पूरे देश के लिए कहा था, देश के नाम संदेश था। लेकिन मेरे ख्याल में उनके जो सबसे करीबी मंत्री हैं और सबसे ताकतवर मंत्री हैं, उन्होंने कल जो लखनऊ में बोला उसका और प्रधानमंत्री जी का जो ये संदेश था, इसमें जरा मिलान करके देखिएगा तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। अब आप ये जरा बताइए, एक तरफ हमारे अमित शाह साहब कह रहे हैं कि कितना सेफ है उत्तर प्रदेश। हाथरस की बात अभी ठंडी भी नहीं हुई है। गैंगरेप याद है ना आपको, क्या हुआ था। अब जरा दूसरी बात कर लें। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर। अब जरा बाहुबली ये आप सामने देख ही रहे हैं। कल हमारे गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश आए थे और पूरी तरह से भाजपा के प्रचार में आए थे। बाहुबली जी जो हैं, अब ये बाहुबली नहीं है, बाहुबली टेनी भैया जी हैं। और टेनी भैया जी केंद्रीय मंत्री हैं। बार बार ये खुद कहते हैं कि मुझे मेरा पुराना पास्ट याद रखो, मैं क्या था। अब मैं तीसरी बात जरा, ये सपा बसपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। आपको याद है सुबोध कुमार सिंह साहब, वही जाबाज इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस के, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके एक बड़ा दंगा होने से बचाया था। और जिसने, जो मुख्य आरोपी है, उसको किस तरह से हमने, जब वो जेल से छूटा तो उसका गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। और इस समय वो जिला पंचायत सदस्य भी है। मैं एक बात और आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कल यहां गृह मंत्री जी आए, पूरे शहर में होर्डिंग, झंडे फंडे तो थे ही, लेकिन शहर होर्डिंग से पटा पड़ा था। तरह तरह की होर्डिंग थी। लेकिन जिस होर्डिंग से मुझे दिक्कत है, और वो उसका कारण मैं बताता हूं क्यों है। अमित शाह साहब, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, भारत सरकार,
उनका स्वागत, हार्दिक स्वागत लखनऊ आगमन पर हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लग रहा है। क्या कोई सरकारी कार्यक्रम में आए थे? दिन भर या तो विपक्ष की पार्टी को कोसने का काम या अपने लोगों को बताने का काम कि कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे क्या किया जाए, ये दिन भर रहा। पार्टी के काम से आए थे। सरकार का लोगो क्यों यूज हो रहा है? मुख्यमंत्री क्यों उसको वो कर रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर नेता के रूप में आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मंत्री के रूप में आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार आपका स्वागत हमारे और आप मतलब हमारे और यहां उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के पैसे से कर रही है, तो दिक्कत जरूर है और खास करके लोगों की दिक्कत है। एक बात और जल्दी से कह दूं कि गिनती शायद मेरे चलते चलते एक थोड़ा मतलब इस उसमें क्या होना लाइटर नोट, जरा ये देख लीजिए हमारे अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। अब मैं इसलिए ये आपको दिखाया कि भाई 86 लाख 46 लाख एक ही हो सकता है, क्योंकि नया निजाम है। अगर निजाम ने कह दिया कि 86 लाख 46 लाख तो 86 करोड़ 46 लाख हो जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है? तो ये अपने को जरा सीखना पड़ेगा और जल्दी सीख लें तो सबके लिए अच्छा है। आप भी सीख लीजिए कि 86 लाख इज 46 लाख। अब मैं अपनी बात सबसे पहले शुरू कर रहा हूं जो विनोद राय जी को लेके कि विनोद राय ने झूठ बोलकर उनको क्या मिला। विनोद राय जी ने एक किताब भी लिखी थी। वो जब किताब आई थी नई तो मैंने उसको तुरंत जल्दी से खरीदा, पढ़ा। उसमें लिखा द डायरी ऑफ द नेशंस कॉन्शियस कीपर इत्यादि इत्यादि। विनोद राय साहब आईएएस अधिकारी थे और इन्होंने अभी कल परसों में संजय निरुपम जी, जो एक कांग्रेस के पहले एमपी रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के मूल रूप से रहने वाले, बंबई में रहते हैं, उनसे अनकंडीशनल अपॉलॉजी टू संजय निरुपम। और उसको उन्होंने ये कहा है कि किस लिए अपॉलॉजी मांगी, किस लिए माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया था कि संजय निरुपम ने उनको प्रेशराइज किया था कि नॉट टू इंक्लूड नेम ऑफ मनमोहन सिंह इन कैग रिपोर्ट ऑफ 2G स्पेक्ट्रम। 2G स्पेक्ट्रम में इनका मनमोहन सिंह का नाम ना आए, इसके लिए संजय निरुपम ने उनको वो किया था। मैं उनकी किताब की बात भी बता दूं और फिर जल्दी से आ जाऊंगा। इस किताब का जो पूरी किताब आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लिए। उस समय तो समझ में नहीं आया था कि उसके पीछे नैरेटिव क्या था। सिर्फ मैं एक वो करके दे रहा हूं। चैप्टर नंबर 5, फर्स्ट कम नॉट फर्स्ट सर्व, द 2G सागा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, पीपुल वंडर इफ यू आर इंडीड कन्विंस्ड दैट। फिर वो प्राइम मिनिस्टर को, सर मनमोहन सिंह को बताना शुरू करते हैं आपने क्या क्या गलत किया। उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम का एक बड़ा को किया, फिर उन्होंने कोयला ब्लॉक आवंटन का बात की। इन सब में क्या हुआ? 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ याद है ना? सीबीआई कोर्ट ने सारे लोगों को जो भी थे उनको बरी किया है। कुछ गिरफ्तारियां उस समय की थी, कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया था जब यूपीए 2 की सरकार चल रही थी, लेकिन एक भी आदमी दोषी नहीं पाया गया और ये सीबीआई कोर्ट ने वो किया है। और ये तब हुआ है जब एनडीए की सरकार थी। कोई यूपीए ने अपनी सरकार में नहीं कर लिया कि हमने अपने मुकदमे खत्म कर लिए। सीबीआई कोर्ट, और किस तरह से सीबीआई फंक्शन करती है, उसने ये कहा है कि सबको उसने बरी किया है। ये विनोद राय साहब कैग के पद पर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर 7 जनवरी 2008 से 22 मई 2013 तक थे। अब इसके बाद इन्होंने ये पद छोड़ा और इन्हें नैरेटिव में आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने झूठ क्यों बोला। पहला, इससे जबरदस्त नुकसान हुआ था यूपीए 2 का और यह माना गया था कि मनमोहन सिंह के मतलब की जानकारी में आकंठ डूबी हुई है भ्रष्टाचार में वो सरकार, और वो एक बड़ा नैरेटिव हुआ था बीजेपी को सरकार में लाने का। इनको जब आए हैं तो एनडीए सरकार ने इनको सबसे पहले तो चेयरमैन बैंकिंग बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया। फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जनवरी 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट ने राय साहब को इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई नियुक्त किया था, अगर आप लोगों को याद हो। मैं सिर्फ एक चीज ये आपसे थोड़ा सा एक छोटा सा प्रश्न करके आगे बढ़ूंगा। ये आईएएस थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने। अब ऑडिटर
कैग जो होता है वो ऑडिटर्स का ऑडिट करता है एक तरह से, मतलब जो सारी बैलेंस शीट है उसका ऑडिट करता है। क्या ये कॉम्पिटेंट थे इस तरह के काम को देखने के लिए? क्योंकि इस तरह के काम को देखने के लिए तो कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जानकार सीएसए टाइप होना चाहिए। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो संजय निरुपम साहब ने कहा है वो कि विनोद राय जी को केवल संजय निरुपम से अनकंडीशनल अपॉलॉजी उन्होंने मांगी है वो पर्याप्त नहीं है, उनको इस देश से भी माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने देश के साथ झूठ बोला था। मैं ये भी बात आपको वो कर दूं कि मेरे हिसाब से कैग के पद पे कोई उसी का जानकार आदमी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझता आता हो, ये जो आईएएस लोग इसके ऊपर एक अपने एकाधिकार करके बैठे हैं वो एकाधिकार खत्म होना चाहिए, नहीं तो इसी तरह के लोग आते रहेंगे जो कुछ ना कुछ अपने आगे आने वाले फ्यूचर में हमें क्या मिल जाए क्या ना मिल जाए उसको देख के निर्णय लेते रहेंगे। मैं अब जल्दी से बंगाल की बात कर लें। क्या बंगाल की हार की खींच अल्पन बंदोपाध्याय जी के ऊपर निकाली जा रही है? बात यह है कि अल्पन बंदोपाध्याय जी, जल्दी से आपको याद दिला दूं, ये जब पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट किए थे, उसके बाद ये आनंद बाजार पत्रिका में जर्नलिस्ट रहे 3-4 साल, फिर ये 1987 के आईएएस हैं। नो नॉनसेंस माने जाते हैं, कब बोलने वाले हैं, काम में महारत हासिल है। इस साल मोदी जी बंगाल की हार के बाद कलकत्ता गए, और कलकत्ता नहीं गए थे, वो गए थे कलाईकुंडा, और वहां पे उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी। उस मीटिंग में ममता बनर्जी का, अगर आपको याद हो, मैं जल्दी से बता दे रहा हूं, वो लेट पहुंची थी और उन्होंने कहा था मुझे और जाना है कहीं कहीं, तो उनसे, जिसको कहते हैं कि माफी मांग के या एक्सक्यूज करके शी वेंट ऑफ। अब चूंकि ये चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय जी ममता बनर्जी की सरकार में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के थे, जिसके वो मुख्यमंत्री थे, उनको चीफ मिनिस्टर के साथ जाना पड़ा। अब ये कुछ ना कुछ तो इनको तमाशा करना ही था। ये 28 मई 2020 की बात है, 2021 की बात है। 31 मई को अल्पन बंदोपाध्याय साहब रिटायर हो रहे थे। उनको रिटायर होने से पहले उनको कहा गया कि आप वापस दिल्ली, आपका वो किया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि, और ये सब उनको तंग करने की कोशिश की गई। उन्होंने जो उनका एक एक्सटेंशन मिला था वो नहीं लिया, और ममता बनर्जी ने उनको रिटायरमेंट वाले दिन ही चीफ एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर करके उनका रीअपॉइंटमेंट कर दिया। अब इस बीच क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है केंद्रीय सरकार का, उसने एक इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी इनके अल्पन जी के ऊपर चार्ज लगा के कि 28 मई को प्राइम मिनिस्टर की रिव्यू मीटिंग में आप क्यों नहीं आए थे, और उसमें जांच होनी चाहिए उनकी एब्सेंस को लेकर। अल्पन जी ने इसके अगेंस्ट कैलकाटा चैप्टर का जो कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है, उसमें गए कि भाई ये सब वो है, इसकी प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड जो ट्रांसफर है एंड ट्रेनिंग है, माफ कीजिएगा, वो प्रिंसिपल बेंच जो दिल्ली में बैठती है कैट की, वहां पे वो तुरंत गए कि इस केस का ट्रांसफर कलकत्ता से दिल्ली कर दिया जाए। ये पिटीशन 20 अक्टूबर 2021 को डाली गई डीओपीटी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। 22 तारीख को बिना अल्पन जी का पक्ष जाने या सुने यूनिलैटरली एक ऑर्डर पास कर दिया गया, इतनी जल्दी में 48 घंटे के अंदर, और 24 घंटे के अंदर उसको सर्व भी कर दिया गया अल्पन जी को। अल्पन जी चले गए कलकत्ता हाई कोर्ट, वहां पे उन्होंने ये बताया कैसे ऐसे है, और इसकी जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कलकत्ता में ही कैट में होनी चाहिए, दिल्ली में क्यों। उनकी पिटीशन अलाउ हो गई, और जो दिल्ली की जो ऑर्डर था प्रिंसिपल बेंच का कैट का, वो स्ट्रक डाउन, वेन्यू चेंज वाला वो स्ट्रक डाउन हो गया। अब इससे 2-3 चीजें जल्दी से समझ लें। एक तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके बारे में बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं कलकत्ता हाई कोर्ट ने। उसने कहा है, ये कोट एंड कोट है, एंटायर मोटस ऑपरेंडी रेफर्स ऑफ मैलाफाइड, जो पूरी कार्रवाई थी उसमें कहीं ना कहीं मैलाफाइड इंटेंशन दिखता है, ये उन्होंने कहा है। दूसरी उनकी सख्त टिप्पणी है, द ऑर्डर हैड नॉट ओनली वायलेटेड लीगल राइट्स बट ऑल्सो फंडामेंटल राइट, ये भी कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी है। तीसरा उन्होंने कहा, प्रॉम्प्टनेस एंड ओवरजेलस दिल्ली के केंद्र सरकार के लिए शॉक्स जुडिशियल कॉन्शियसनेस, ये
सख्त टिप्पणियां हैं। और उन्होंने जो फाइनल ऑर्डर में लिखा है, ऑल्सो possesses threat to the federal structure as envisioned by the makers of the Constitution of India। भारत के संविधान निर्माताओं ने जिस फेडरल स्ट्रक्चर की बात की थी, इस तरह के ऑर्डर उसको थ्रेट करते हैं। ये ऑर्डर कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया है। अब केंद्र सरकार इसको समझना चाहे ना समझना चाहे, आंख बंद कर लेना चाहिए चाहे, वो उसके ऊपर है। अंतिम बात कि जो बॉलीवुड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्या धर्म के आधार पर बढ़ जाएगा बॉलीवुड। कल जो शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को जमानत मिल गई और ये सब हो गया, उसमें एक चीज भाई मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं थी। जूही चावला एक्ट्रेस हैं, महिला हैं, और सारे एक्टर लोगों को ये लगता है कि नहीं मेरा तो मतलब सब लोग थोड़ा सेल्फिश रहते हैं कि अगर मैं इनके साथ चला गया तो सरकार मुंह तंग करेगी। यही बात है ना, इसीलिए लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं, सरकार के पक्ष में भी नहीं खोल रहे हैं, सरकार के विरोध में भी नहीं खोल रहे हैं। जूही चावला ने जाके आर्यन खान की जमानत ली, 1 लाख रुपए का वो बॉन्ड भरा। देखिए ये सब बहुत सांकेतिक चीजें होती हैं। अगर आपको याद हो, दीपिका पादुकोण जेएनयू में जाके खड़ी हो गई थी, सांकेतिक था। उसी तरह से जूही चावला का ये एक्शन, एक किसी भी आम आदमी जो इस तरह की बात है उसकी नजरों में बहुत बढ़ गई हैं जूही चावला। उनकी अब रद्दी पिक्चर भी आएगी ना, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, रद्दी पिक्चर भी आएगी तो 2 बार जरूर देख लेंगे। और ये केवल मान लीजिए, मैं मानता हूं कि सलमान खान और जावेद अख्तर, इन लोगों ने, भाई लोग कहेंगे धर्म की वजह से ये तो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सोनम कपूर, जूही चावला, अनुराग कश्यप, मीका सिंह, ये पूरी लाइन है, इनका क्या किया जाएगा? ये तो हिंदू एक्टर हैं, अच्छे एक्टर डायरेक्टर हैं या सिंगर हैं, मतलब कलाकार हैं, इनका क्या किया जाएगा? मैं ये इसलिए बात कह रहा हूं कि ये सोनम कपूर और इन सब लोगों ने हिम्मत दिखाई है। सरकार में जो भी बैठे हुए उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो शाहरुख खान का सपोर्ट कहीं ना कहीं जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, शाहरुख खान मुसलमान पाकिस्तान, कुछ इस तरह की नैरेटिव बन रही थी। और चलते चलते मैं एक बात जल्दी से आपको और बता दूं, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, उसने महाराष्ट्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख के कहा है कि जो चार्ज लगे हुए हैं हमारे समीर वानखेड़े साहब, अब उसमें दाऊद है कि नहीं है ये जांच का विषय है। ये तुरंत आप पता करिए, इनकी जांच करके 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए। तो अभी बहुत कुछ और भी मेरे ख्याल में आने वाला है महाराष्ट्र में और इस आर्यन खान वाले केस में। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।